आपके अपने YouTube चैनल अनुराग स्टडी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है 18 सितंबर को हमारा कक्षा 12वीं का भौतिक शास्त्र फिजिक्स का पेपर है। इससे पहले दोस्तों मैं आपको इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बता दिए त्रैमासिक परीक्षा के लिए। आई होप आपने तैयार कर लिए होंगे। लेकिन दोस्तों आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कमेंट कर रहे थे सर आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता दिए, समझा दिए। तो हम क्या है कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ रहे हैं, देख रहे हैं, जिससे आप क्या 18 सितंबर के पेपर में अच्छा प्रदर्शन कर सकें। तो ये आपका पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 आ चुका है, उसमें मैंने आपको 2 अंकी वाले जितने महत्वपूर्ण प्रश्न थे सभी का मैंने आपको विद सॉल्यूशन बताया और समझा दिया है। ओके, तो आप क्या डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में वीडियो को लिंक दे दूंगा। तो पहले पार्ट 1 देखकर आप 2 नंबर वाले प्रश्न कंप्लीट कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम क्या है 3 अंकी वाले प्रश्न और 4 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे विद सॉल्यूशन के साथ। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं 3 अंकी वाली महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला है सिद्ध कीजिए कि विद्युत द्विध्रुव की अनुप्रस्थ स्थिति में किसी बिंदु पर विभव शून्य होता है। चलिए इसे देख लेते हैं कि इस प्रकार से आपका ये सॉल्यूशन दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में कई बार आ चुका है। ओके, तो मैं आपको क्वेश्चन को ज़्यादा समझाऊंगा नहीं, आपको सीधे तैयार करते जाना है। बाकी चैप्टर वाइज चैप्टर मैंने आपको जो क्वेश्चन आंसर बताया था उसमें एक एक क्वेश्चन को मैंने आपको समझाया था। क्लास 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर 2024 के नाम से प्ले लिस्ट है, 24-25 के नाम से प्ले लिस्ट है। प्ले लिस्ट में जाकर क्रम से आप चैप्टर वाइज चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा, वहाँ आपको दोस्तों समझ सकते हैं। तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है, तैयार अच्छे से कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है कि समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्रों की तुल्यधारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए और संयोजन का चित्र बनाइए। पेपर में दोनों एक साथ नहीं आएगा, केवल एक आएगा। समांतर क्रम पूछा जाएगा या फिर क्या है श्रेणी क्रम पूछा जाएगा। चलिए देख लेते हैं कि समांतर क्रम में संधारित्रों की तुल्यधारिता के लिए व्यंजक कैसे निकालेंगे। ये दिया हुआ है आपका संधारित्र का श्रेणी क्रम में संयोजन। ओके, ये मैंने पूरा आपको बेहतरीन से समझाया था। ये आपका किस चैप्टर का है? चैप्टर 2 का है। ओके, चैप्टर 2 वाला आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, उसमें मैंने एक क्वेश्चन कवर किया था। तभी तो आप क्या है कंप्लीट आप नोट कर सकते हैं अगर आप देखना चाहें किस प्रकार से आपका दिया हुआ है। ओके, तो सिंपल मैं थोड़ा आपको बता देता हूं कि आपको संधारित्रों के श्रेणी क्रम में संयोजन में क्या होता है। 3 संधारित्रों का क्रम से जोड़ दिया जाता है श्रेणी क्रम। अगर ऊपर नीचे जोड़ा जाए तो समांतर क्रम आपका कहलाता है, क्रम से जोड़ दिया जाए श्रेणी क्रम जोड़ा होता है। ओके, उनकी C1 C2 C3 धारिता वाले हमने लिया गया है। कौन से 3 संधारित्र। ओके, इस साइड हम क्या है प्लस क्यू आवेश देते हैं, प्लस क्यू आवेश देते हैं तो दूसरी जो प्लेट है, दूसरी प्लेट पर क्या प्रेरण के कारण दूसरी प्लेट पर क्या है इस साइड ऋण आवेश आ जाएगा। ऋण आवेश आएगा तो इसकी दूसरी साइड पर धन आवेश आएगा, फिर धन आवेश दूसरे में ट्रांसफर हो जाएगा क्योंकि दूसरा संधारित्र जुड़ा हुआ है। इसकी प्लेट में पहली वाली प्लेट में हमेशा क्या है हर संधारित्र की धन आवेश, दूसरी वाली प्लेट में क्या है प्रेरण के कारण ऋण आवेश आ जाता है। ओके, इस प्रकार से फिर लास्ट में से क्या है पृथ्वीकृत कर देते हैं। तो यही इसमें पूरा बताया जा रहा है कि 3 संधारित्र हमने लिए गए C1 C2 C3 के, ठीक है, जिसमें से क्या है पहली वाली प्लेट पर क्या है सभी संधारित्रों के प्लस क्यू आवेश है, दूसरी वाली प्लेट में सभी प्लेटों के क्या ऋण आवेश है दूसरी वाली प्लेट पर। ओके, बस अब हम क्या मानते हैं कि माना तीनों संधारित्रों की प्लेट के बीच जो विभवांतर है, विभवांतर क्या है सब में आपका अलग अलग होगा, V1 V2 V3 होगा। ओके, अब हम तुल्य विभवांतर निकालना या परिणामी विभवांतर निकालना तो V बराबर क्या हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी हमें तीनों संधारित्रों के विभवांतर को जोड़ना पड़ेगा। इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। फिर हम जानते हैं दोस्तों क्या है V बराबर होता है Q/C। फिर फॉर्मूला मेन क्या होता है धारिता बराबर C बराबर होता है आपका Q/V, यानी आवेश बटे विभवांतर। ओके, इसी से हमने निकाल लिया कि विभवांतर बराबर आवेश बटे आपका हो जाता है धारिता। बस इसको हम क्या करते हैं V1 के लिए निकालेंगे V2 V3, इसी के लिए सभी विभवांतर के लिए निकालेंगे। तो V1 के लिए C1 धारिता हो जाएगी, V2 के लिए C2 धारिता हो जाएगी, इस प्रकार से। लेकिन आवेश सभी में समान रहेगा। समांतर क्रम वाले में क्या है आवेश सभी में क्या है समान होता है। बस इसी को हम वैल्यू क्या है समीकरण 1 में रख देते हैं। ओके, यहाँ से Q कॉमन आ जाएगा। फिर हम क्या है अगर तुल्य धारिता के लिए बात करें, परिणामी विभवांतर की बात करते हैं, परिणामी विभवांतर V बराबर क्या होगा Q/C। बस यहाँ V बराबर Q/C रखेंगे, Q से Q कट जाएगा, आपका इस प्रकार से आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं इस प्रकार संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता का व्युत्क्रम प्रत्येक संधारित्र की धारिता के व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होता है। अब देख लेते हैं समांतर क्रम वाला। समांतर क्रम में आपका इस प्रकार से दिया हुआ संयोजन का चित्र इस प्रकार से आपका बनने वाला है। 3 संधारित्र को ऊपर नीचे, ओके, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर इस फ्लोर के क्रम में जमाते हैं अगर ऊपर नीचे, तो ये हमारा होता है समांतर क्रम कहलाता है। ओके, इसमें हमारा जो कहा है आवेश सबके अलग अलग होगा, विभवांतर सभी में एक होगा, जबकि श्रेणी क्रम में हमारा क्या है विभवांतर सब में अलग अलग था, आवेश समान था। और आपके समांतर क्रम में लेकिन आवेश सबका क्या अलग अलग हो जाएगा और विभवांतर आपका क्या है सभी में सेम रहने वाला है। तो इस प्रकार से हमने दिया हुआ है कि तीनों को एक ही कनेक्ट करके यहाँ से आवेश दिया गया प्लस Q, यहाँ से पृथ्वीकृत कर दिया है, वही इसमें पूरा बात बताई जा रही है। ओके, इस प्रकार से देख सकते हैं। तो अब यहाँ अगर कुल आवेश हमें निकालना है, कुल आवेश हमारा क्या हो जाएगा, तीनों में आवेश अलग अलग है तो Q1 Q2 Q3 आवेश हमारा हो जाएगा। इसी प्रकार से अब हम बस अब सबके एक अलग से फॉर्मूला से निकाल लेते हैं। पर Q1 आवेश के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा C1 V। अब क्यों विभवांतर क्या है सभी में समान रहने वाला है। बस अब ये हमारा जो वैल्यू है इसमें हम क्या है क्वेश्चन 1 में पुट कर देंगे।
इस प्रकार से हमारा हो जाएगा। अब हमारा कुल धारिता C अगर होती है तो हमारा आवेश बराबर क्या हो जाएगा, C यानी धारिता गुणे आपका हो जाएगा विभवांतर। क्यों का ये C भी जो वैल्यू है रख देते हैं तो यहाँ से आपका B से B कट से हो जाएगा, आपका ये आ जाता है C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। यानी क्या हुआ, अतः संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन में तुल्य धारिता प्रत्येक संधारित्र की धारिता के योग के बराबर होती है। तो ये हो जाता है आपका समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में आपका संधारित्रों की धारिता। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरचॉफ के नियम को लिखिए एवं इसकी व्याख्या कीजिए। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए किरचॉफ के नियम देख लेते हैं। तो किरचॉफ के दोस्तों दो नियम है आपके, प्रथम नियम द्वितीय नियम। ओके, तो हम पहले देख लेते हैं किरचॉफ का प्रथम नियम। तो किरचॉफ का जो प्रथम नियम उसे क्या संधि का नियम भी कहते हैं, और जो आपका किरचॉफ का प्रथम नियम है वो आपके आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। ऑब्जेक्ट में अक्सर पूछा जाता है इसलिए पहले बता दिया। नियम क्या है, प्रथम नियम है किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। केवल आपका इतना नियम है किरचॉफ का। ओके, तो यह आपका ये दिया हुआ है विद्युत धारा का आपको क्या करना है, इसमें बीजगणितीय योग आपका क्या होगा, शून्य होगा। तो ये आपका इतना किरचॉफ का नियम है, बस इतना आपको तैयार कर लेना है। डायग्राम इस प्रकार से दिया हुआ, थोड़ा बहुत आपको इसमें समझाया भी गया है इस प्रकार से। बाकी मैंने प्रॉपर रूप से मैं आपको ये विद्युत धारा वाला चैप्टर आपको समझाया था, मैंने आपको एक लाइन इसमें बेहतरीन तरीके से समझाई थी। अभी आप नोट कर लीजिए, आगे देख लेते हैं। अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि प्रॉपर रूप से समझना चाहते हैं तो अभी प्लेलिस्ट पर जाइए। क्लास पहले आप वीडियो को कंप्लीट समझ लीजिए, फिर प्लेलिस्ट पर जाइएगा तो आप क्लास 12 फिजिक्स की प्लेलिस्ट पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नाम से ऑल चैप्टर वाली प्लेलिस्ट है, तो वहां से मैंने चैप्टर वाइज चैप्टर वीडियो देख लीजिए। उसमें एक क्वेश्चन मैंने आपको इंपॉर्टेंट वाले कवर कराए हैं, विद सॉल्यूशन के साथ समझाया भी है। ओके, किरचॉफ का द्वितीय नियम, तो किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है उसे पास या लूप का नियम कहा जाता है। ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है, ऑब्जेक्ट में पूछा जाता है। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या है, किसी विद्युत परिपथ में किसी बंद पास या लूप में विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग उस पास या लूप के विभिन्न भागों में धाराओं तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफल के बीजगणितीय योग के बराबर होती है। थोड़ा अगर थ्योरी आपको याद करने में डिफिकल्ट होती है, कंफ्यूजन हो जाती है बार बार, तो अब ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। ओके, इसका मतलब होता है ये साइन लगा है सिग्मा, आपका मतलब बीजगणितीय योग करना है। तो किसका बीजगणितीय योग होगा, धारा का और उसके धारा के साथ लगे उस परिपथ में धारा का और उसके साथ लगे प्रतिरोधों का बीजगणितीय उनके गुणनफल का बीजगणितीय योग किसके बराबर हो जाएगा, आपका परिपथ के विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। ये होता है आपका किरचॉफ का द्वितीय नियम। ओके, इस प्रकार से आपका दिया हुआ है। तो अगर आपके पेपर में आता 3 नंबर में तो केवल हम नियम लिख दीजिएगा, बस आपके लिए पर्याप्त रहेगा, ज्यादा डायग्राम बताइए। अब ये थोड़ा प्रूव करने के लिए थोड़ा बताया गया है तो इसको आपको लिखने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ओके, नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है कि बीटस्टोन सेतु का विद्युत आरेख खींचकर इसका सिद्धांत समझाइए एवं इसके संतुलन के लिए आवश्यक प्रतिबंध P/Q = R/S निगमित कीजिए। समझ लेते हैं किस प्रकार से आपका रहने वाला है बीटस्टोन सेतु। तो डायग्राम इस प्रकार से आपका रहने वाला है, ये आपका दिया हुआ पूरा सॉल्यूशन। ओके, तो आप नोट कर सकते हैं, पूरे नॉर्मल लैंग्वेज दिया हुआ है। तो पेपर में लेकिन लिखना है तो आपको कम बताना तो पूरा है, तो आप क्या है थोड़ा सा शॉर्ट लिख सकते हैं, शॉर्ट में बता सकते हैं, कुछ लाइन स्किप कर सकते हैं। ओके, जो नॉर्मल वाली लाइन है, बाकी ये तो पूरा नोट से तो डिटेल से थोड़ा बहुत लिखा हुआ है। ओके, अब सूत्र की स्थापना भी इसमें आपको करनी है। सूत्र क्या होता है, P/Q = R/S होता है, ये होता है आपका बीटस्टोन सेतु का सिद्धांत। ओके, फॉर्मूला। तो सूत्र की स्थापना किस प्रकार से की गई है तो ये आपको देख सकते हैं, इसके आगे आपको इस प्रकार से करना है। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध टर्मिनल वोल्टता एवं विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। बोर्ड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। चलिए देख लेते हैं किस प्रकार। सबसे पहले आपको ये डायग्राम बना ले, यहाँ से आपको करना है, ये आपका इसका डायग्राम रहेगा। ओके, क्योंकि डायग्राम के बिना ये आपको सॉल्व नहीं होगा। ओके, तो ये आपको पहले डायग्राम रहने वाला है, जिसमें आपको खैर आपको लिखना है कि माना किसी सेल का विद्युत वाहक बल क्या है, ये हमने मान लिया है, तथा आंतरिक प्रतिरोध क्या है, आंतरिक प्रतिरोध R है, ये आंतरिक प्रतिरोध है R। ओके, स्मॉल r, जबकि जो बाह्य प्रतिरोध लगा हुआ है वो आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल R हो जाएगा। इस प्रकार से हमने एक परिपथ तैयार किया। तो विद्युत परिपथ की कुल आपका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, यहाँ दो प्रतिरोध है, एक आंतरिक प्रतिरोध एक बाह्य प्रतिरोध है, दोनों का योग हो जाएगा आपका कुल प्रतिरोध परिपथ का। फिर ओम का नियम से हम जानते हैं कि ओम के नियम अनुसार परिपथ में बहने वाली धारा क्या होती है, फॉर्मूला क्या होता है, V = IR। आई के वैल्यू निकाले तो V/R। ओके, V/R यानी कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। बस इसमें हम क्या है, कुल विद्युत वाहक बल हमारा क्या दिया हुआ आपका E लिया होगा, कुल प्रतिरोध हमने क्या है स्मॉल r कैपिटल R अभी निकाला हमने। ओके, बस ये हो जाता आपका, यहाँ से इसका पक्षांतर हो जाएगा, यहाँ तक आपका हो जाता। आगे देख लेते हैं। इसके आगे हम जानते हैं कि V = IR होता है, अभी ओमी के नियम से। ओके, तो यहाँ IR की जो वैल्यू उसके स्थान पर हमने क्या V रख दिया है। ओके, इसके बाद दोस्तों हमने क्या है IR को यहाँ पक्षांतर कर लिया है, तो V = ये हमारा बन जाता है फॉर्मूला। बस यही है दोस्तों हमारा सेल के आंतरिक प्रतिरोध, विद्युत वाहक बल, विभवांतर और क्या आपका प्रवाहित धारा के साथ संबंध। ओके, इस प्रकार से आपको तैयार कर लेना है। आगे देख लेते हैं। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है धारा और इलेक्ट्रॉनों के अवयव वेग
में संबंध स्थापित कीजिए। अब बाय वेग को क्या अनुवगन वेग भी कहा जाता है। धारा और अनुवगन वेग में आपको संबंध बताना है। जो भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ सबकी आप पीडीएफ देखना चाहते हैं, अपनी वेबसाइट अनुरागासाडीक्लासेस.com से आप जाकर देख सकते हैं। गूगल पर जाइएगा, सर्च करें अनुरागासाडी क्लासेस, सबसे पहले वेबसाइट मिलेगी, ओपन करके आपके अपने सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट देख लीजिएगा। ओके, तो देख लेते हैं धारा और आपका अनुवगन वेग में संबंध। पेपर में आपका धारा में भी अनुवगन वेग में भी आ सकता है और धारा घनत्व और अनुवगन वेग में आ सकता है, तो एक ही है आपका। ओके, बस थोड़ा सा आपको 1-2 लाइन और जोड़नी है तो धारा घनत्व के लिए भी बन जाएगा। दोनों के लिए आपको तैयार करके रखना है। इस प्रकार से सबसे पहले आपको ये डायग्राम रहने वाला है। ओके, फिर ये आपको बताना है, ये आपका डायग्राम रहने वाला है। फिर इसके डायग्राम के बारे में आपको बताना कि मान हमने क्या है, ये पी की हमने एक चालक लिया है जिसकी लंबाई एल मान ली गई है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो ए है, और तब चालक का आयतन क्या हो जाएगा, चालक का आयतन हो जाएगा ए एल। ओके, इसमें हमने क्षेत्रफल और क्या है उसकी लंबाई को मल्टीप्लाई कर दिया है। अब आगे देख लेते हैं, यदि प्रति इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो तो चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कुल संख्या कितनी हो जाए, ALN हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके बाद अगर इसका आवेश Q हो तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश E है तो चालक पर कुल आवेश क्या हो जाएगा आपका, इसमें भी E का मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं इस प्रकार से आपका दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि हमारा क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल या वेग। तो यहाँ हमने क्या माना, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुवगन वेग VD माना है। तो क्या है, चालक पर पार करने में इलेक्ट्रॉनों को लगा समय कितना हो जाएगा, T बराबर समय बराबर दूरी कितना माना, L माना, अब हमने वेग क्या माना, VD माना, ये आपका हो जाएगा। इसके बाद चालक में बहने वाली धारा बराबर क्या होता है, धारा बराबर होता है Q/T। बस यहाँ Q की वैल्यू हमने अलग से निकाल ली, T की वैल्यू निकाली, वो हमने यहाँ रख दी है, तो हमारा ये फॉर्मूला बन जाता है। यही हमारा क्या है, धारा और अनुवगन वेग में संबंध है। तो पेपर में अगर आता है धारा अनुवगन वेग में संबंध तो बस केवल आपको यहीं तक करना है केवल। लेकिन अगर क्या धारा घनत्व के संबंध में आ जाता है, अभी जो आपके पेपर में अभी इस क्वेश्चन में मैंने बताया केवल अभी आपको यहाँ तक करना है। लेकिन अगर धारा घनत्व के लिए पूछ लिया जाता है तो धारा घनत्व G बराबर होता है I/A। बस I की वैल्यू रख देना है, A हो जाता है आपका, A से A कट जाएगा तो ये आपका संबंध आ जाता है। यही धारा घनत्व और अनुवगन वेग में संबंध है। धारा घनत्व अनुवगन वेग में संबंध आता है पेपर में तो आपको पूरा यहाँ तक करना पड़ेगा। धारा अनुवगन वेग में संबंध आता है तो बस केवल यहाँ तक आपको करना है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में अंतर स्पष्ट कीजिए। देख लेते हैं, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में अंतर स्पष्ट करना है। तो ये आपका दिया, और प्रतिरोधकता को आपको विशेष प्रतिरोध भी कहना है, तो कंफ्यूजन आपको बिल्कुल भी नहीं होना है। तो देखिए प्रतिरोध क्या होता है, चालक का प्रतिरोध उसके ताप, लंबाई व परिच्छेद क्षेत्र पर निर्भर करता है। ताकि विशेष प्रतिरोध चालक का प्रतिरोध, विशेष प्रतिरोध या प्रतिरोधकता एक ही बात हो गई। चालक का विशेष प्रतिरोधक केवल उसके पदार्थ एवं ताप पर निर्भर करता है, उसकी भौतिक अवस्था पर निर्भर नहीं करता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, विशेष प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है। यह एक अभिलाक्षणिक गुण नहीं है, जबकि विशेष प्रतिरोध आपका एक अभिलाक्षणिक गुण है। एमपी बोर्ड एग्जाम 20 में भी क्वेश्चन आया, 23 में क्वेश्चन आ चुका है। ओके, तैयार कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा, अगर दोस्तों आप क्लास 12 सब्जेक्ट की प्रॉपर रूप से तैयारी करना चाहते हैं, त्रैमासिक परीक्षा की तो ठीक है, अर्धवार्षिक परीक्षा बोर्ड एग्जाम की आप क्या है अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, ऑल चैप्टर पीडीएफ नोट्स, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, प्रीवियस ईयर पेपर बेस्ड सॉल्यूशन, ओके मॉडल पेपर बेस्ड सॉल्यूशन, सभी मटेरियल पीडीएफ के रूप में चाहते हैं, कम समय में अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, अनुरागासाडी क्लासेस के क्लास 12 फिजिक्स के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स को ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 इस दिए गए व्हाट्सएप में मैसेज करके आप क्या है कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी लेंज का नियम लिखिए तथा समझाइए कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुकूल है। चलिए समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये हमारा जिस प्रकार से दिया, पर लेंज का नियम आपको पता होना चाहिए। लेंज का नियम क्या है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सभी उदाहरणों में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह सदैव उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह उत्पन्न हुई है। ये इसमें क्या होता है कि प्रेरित धारा की जो दिशा होती है उसी का विरोध करती है जिसके कारण वह उत्पन्न हुई है, वह आपका होता है लेंज का नियम। लेंज के नियम से हम जानते, अब यहाँ से हम लिखेंगे कि लेंज का नियम है जो ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है। किस प्रकार से, तो आपको इसमें बताना पड़ेगा कि जो लेंज के नियम में जब होता है तो उसमें क्या होता है, ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, ऊर्जा क्या है नष्ट नहीं होती है। ओके, इस प्रकार हम कह सकते हैं लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुकूल है। तो लेंज के नियम से हम जानते हैं कि जब किसी कुंडली के पास चुंबक का उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव लाया जाता है तो कुंडली के पास वाला सिला क्या है उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव बन जाता है। उत्तरी ध्रुव लाएंगे तो दक्षिणी ध्रुव बन जाएगा, दक्षिणी ध्रुव लाएंगे तो उत्तरी ध्रुव बन जाता है, जो चुंबक के पास आने का विरोध करता है। तो यह प्रतिकर्षण बल के कारण होता है। चुंबक पर इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध एक बाह्य बल कार्य करना पड़ता है जो कुंडली में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अतः यह केवल ऊर्जा क्या होती है, स्थानांतरण होती है, ना कि नष्ट होती है। इसलिए हम कह सकते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम है। ओके, यही क्या है ऊर्जा संरक्षण का नियम है और लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संधारित्र किसे कहते हैं? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। देख लेते हैं किस प्रकार से होता है। संधारित्र किसे कहते हैं? संधारित्र ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से किसी चालक के आकार और आयतन में बढ़ाए बिना
उसकी हम क्या है धारिता को बढ़ा सकते हैं। ओके, जो आपके पंखों वगैरह में आपको जो कंडेंसर होता है, कंडेंसर को एक प्रकार से हम क्या संधारित्र कहते हैं। ओके, तो एक ऐसी युक्ति होता है जिससे हम क्या करते हैं, उसकी आकार और आयतन में परिवर्तन नहीं करते हैं चालक के, लेकिन हम क्या उसकी धारिता को बढ़ा देते हैं। अब समांतर प्लेट संधारित्र के लिए व्यंजक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर कई बार आ चुका है, इस प्रकार से आपका डायग्राम रहने वाला है। ओके, तो मैं आपको इसका कंसेप्ट क्या होता है कि एक साइड से हम क्या है प्लस क्यू आवेश देंगे, धनावेश देंगे, तो धनावेश देंगे तो इस प्लेट में केवल क्या आ जाएगा, धनावेश आ जाएगा। तो दूसरी प्लेट है उसको हम क्या है कोई आवेश नहीं देते हैं, लेकिन प्रत्येक पदार्थ में क्या होता है इलेक्ट्रॉन होंगे और क्या मतलब धनावेश होता है, ऋणावेश होता है। तो जैसे ही हम इस वाली को धनावेश देंगे तो इस वाली की जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होगा, मतलब ऋण आवेश होगा, वो क्या है बाहरी सतह पे आ जाएगा, क्योंकि क्या है प्रेरण के कारण प्रतिकर्षण के कारण मतलब आकर्षण के कारण इस साइड क्या है ऋणावेश आ जाएगा। ओके, ऋणावेश आ जाएगा, तो जब इस साइड ऋणावेश आ जाएगा तो दूसरी प्लेट के इस दूसरे साइड क्या हो जाएगा, धनावेश रहेगा, धनावेश बचेगा। तो धनावेश को हम क्या करते हैं, यहाँ हम क्या है इसको पृथ्वीकृत कर देते, तो पृथ्वी यहाँ आपका पृथ्वी चला जाता है। ओके, इनके कारण क्या हो जाता है, विभव कम हो जाता है, विभव कम हो जाता है तो धारिता बढ़ जाती है। ये होता है आपका संधारित्र का पूरा कंसेप्ट है। बुक बाकी पूरा ये पूरा से दिया हुआ है, मैं पहले ही समझा चुका हूँ, चैप्टर वाइज चैप्टर इंपॉर्टेंट में मैंने पूरा आपको समझाया था। ओके, तो वीडियो आपको देख लीजिएगा, प्रॉपर रूप से समझना चाहते हैं, बाकी आप नोट कर लीजिए। इसके आगे इस प्रकार से पूरा दिया हुआ है। ओके, तो ये आपको पूरा तैयार कर लीजिएगा अच्छे से। अब मैं पूरा एक एक लाइन नहीं समझा रहा हूँ, मैं पहले ही समझा चुका हूँ। ओके, तो अच्छे से आप देख लीजिए, चैप्टर वाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो में आप जाकर पूरा समझ लीजिएगा, कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों हम देखेंगे 4 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला है विद्युत फ्लक्स संबंधी गॉस का नियम लिखिए और सिद्ध कीजिए। गॉस का नियम देख लीजिए। गॉस का नियम क्या है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर निर्वात में उपस्थित कुल आवेश का 1/μ0 गुना होता है। ये होता है आपका गॉस का नियम। ओके, इस प्रकार से आपका दिया हुआ है। अब लेकिन इसका क्या है व्यंजक किस प्रकार से आपको तैयार करना है, इसके लिए आपको ये दिया हुआ है, तो अच्छे से इसे आपको तैयार कर लीजिए। ये पूरा आपको दिया हुआ प्रॉपर रूप से आप तैयार कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं, आगे इसका सॉल्यूशन इस प्रकार से आपका दिया हुआ है और ये हमारा आ जाता है गॉस का प्रमेय। ओके, कंप्लीट हो जाता है। बाकी प्रॉपर रूप से समझना चाहते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो जाकर आप देखिए और समझ लीजिए। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। प्रीवियस ईयर में कई बार ये क्वेश्चन आ चुके हैं, सभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तैयार करके रखिएगा। ओके, तो ये आप इस प्रकार से आपका दिया हुआ है, चलिए देख लेते हैं। ओके, बाकी दोस्तों आप लोग मैं व्हाट्सएप नंबर आपको पता है मैं दिया ही हूँ, आपको कोर्स के लिए चाहिए है तो मैं आपको कोर्स के लिए व्हाट्सएप नंबर दिया है। तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट मैसेज करते हैं सब पेपर बता दीजिए। तो जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ कि आपके क्या है 55 जिले हैं मध्य प्रदेश में। ओके, 55 जिले में हर जिले का अलग अलग पेपर भरना है, तो 55 प्रकार के पेपर नहीं है, कोई नहीं बता सकता है किस प्रकार से रहेगा। ओके, इसलिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ ध्यान से आपको पढ़ना है। ओके, बेफालतू के आप वायरल पेपर देखेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा और आपकी प्रॉपर रूप से तैयारी नहीं हो पाएगी। तो हम देख लेते हैं आपको क्या है आपका विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। फिर उसके बाद अब आपको बताना है कि किसी विद्युत ध्रुव के कारण अच्छी स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये आपका इस प्रकार से दिया हुआ है, तैयार अच्छे से आपको कर लेना है। पहले आपको अच्छी स्थिति क्या है ये आपको बताया गया है, अच्छी स्थिति किसे कहते हैं। ओके, थोड़ा देखिए इसमें लॉन्ग मिलेगा, बाकी से थोड़ा अपनी भाषा में आप क्या शॉर्ट कर पाएंगे पेपर में। जैसे आपको लगता है कम समय है तो इसको थोड़ी कम कर सकते हैं। ओके, जो आपको नॉर्मल पॉइंट होते हैं उन्हें गायब कर सकते हैं, बाकी ये प्रॉपर रूप से दिया है, जैसे आप पढ़ते हैं समझ में आपको आ जाता है। ओके, ये आपका दिया हुआ, आगे देख लेते हैं। इसके बाद पूरा इस प्रकार से सॉल्व किया गया, पूरा सॉल्यूशन पूरा इस प्रकार से दिया हुआ। ओके, तो इसमें आप हो सकता है ये पेपर में देखिए आपको बहुत ज्यादा लगता है आपको, तो आप क्या है एक आध दो स्टेप गायब कर सकते हो। थोड़ा शॉर्ट में आप क्या सवाल लगा सकते हैं, स्टेप गायब कर सकते हैं कुछ। ओके, इस प्रकार से आपका दिया हुआ है, लेकिन प्रॉपर इसमें तो एक स्टेप पूरा लगाया गया है, लेकिन आप इस पर स्टेप गायब कर सकते हैं अगर आपको पेपर में लगता है कि काफी लॉन्ग हो रहा है। इसके आगे आपका ये दिया हुआ है, पूरा मैं आपको बता दिया। ओके, इसके आगे आपका ये दिया हुआ है। फाइनली इसके बाद हमारे इस प्रकार से व्यंजक आ जाता है। ओके, कंप्लीट हो जाता, प्रॉपर रूप से आप तैयार कर लीजिएगा। अच्छे समझना चाहते हैं प्लेलिस्ट से जाइएगा, फिजिक्स की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो देख लीजिए। इसके बाद दोस्तों आ जाता है नेक्स्ट, स्वप्रेरण एवं अन्योन्य प्रेरण में कोई 4 अंतर लिखिए। तो ये 2 नंबर वाले जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताए थे उसमें मैंने आपको क्या अच्छे समझा दिए थे। तो कम से 4 पॉइंट तैयार करके मैं 2 नंबर वाली वीडियो में बता चुका हूँ। ओके, तो अब देख लेते हैं पार्ट 1 वाली वीडियो में, तो उससे जाकर देख लीजिएगा। ओके, अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं डायनेमो क्या है। प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो का सिद्धांत संरचना का वर्णन रेखा चित्र सही कीजिए, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए देख लेते हैं। तो पहले तो आपको ये ध्यान रखना है प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो का है या एसी जनरेटर का है, एक ही बात। ओके, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना, हम इसे समझ लेते हैं। तो एसी जनरेटर पेपर में लिख के रहा है या प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो है, केवल डायनेमो लिखा है, सब एक ही है। ओके, तो एमपी बोर्ड एग्जाम 20 में क्वेश्चन आ चुका है, 2022 में भी क्वेश्चन आ चुका है। ओके,
देख लेते हैं। तो पहले हमें क्या समझना चाहिए, पहले हमें समझना चाहिए कि एसी जनरेटर क्या है, प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो क्या है। तो वह युक्ति जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है, एसी जनरेटर या प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो कहलाता है। इसका सिद्धांत, इसका कार्य सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण के आधार पर। ओके, तो ऑब्जेक्ट में आपसे पूछा जा सकता है कि जो डायनेमो है या प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो है, एसी जनरेटर है या एसी जनरेटर है, वो किस पर काम करता है, किस सिद्धांत पर काम करता है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। ओके, तो इसके बाद दोस्तों आपको सिद्धांत, नामांकित चित्र, संरचना, कार्यविधि, ये चारों टॉपिक तैयार करना है। 3-3 लाइन में तैयार कर लेना है, जैसा कि मैंने पूरा आपको दिया उसी प्रॉपर रूप से उसी में आपको दिया हुआ जिस प्रकार से आपको पेपर में लिखना है। पहले सिद्धांत आपको तैयार कर लेना है, तो 2 से 3 लाइन में आपको सिद्धांत बता देना है कि जब किसी कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तब उसके संबद्ध फ्लक्स में परिवर्तन होता है, परिणाम स्वरूप उस कुंडली पर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस प्रेरित विद्युत वाहक बल से कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है और इस प्रेरित धारा से क्या है, लेंज के नियम से तथा अथवा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम अनुसार ज्ञात की जा सकती है। एसी जनरेटर का यही सिद्धांत है। फिर इसके बाद आपको चित्र बनाना सीख लीजिएगा, डायग्राम अच्छे से सीख लीजिए, डायग्राम दिया हुआ है। इसके बाद दोस्तों आपकी संरचना देख लेना है कि संरचना में हम क्या क्या यूज करते हैं। ओके, तो संरचना इस प्रकार से आपको दी हुई है। ये 3 से 3 लाइन में आपको क्या है, उसकी संरचना बता देनी है, ये उसकी संरचना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्रॉपर रूप से आपको दिया गया है। ओके, इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, कार्यविधि आपको बतानी किस प्रकार से ये काम करता है। तो ये फिर आपको दी है कार्यविधि, प्रॉपर रूप से दिया हुआ है, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, कंप्लीट हो जाता है। ओके, इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर की व्याख्या निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। ट्रांसफार्मर को आपको पूरा समझाना है, नामांकित चित्र, सिद्धांत, परिमाण अनुपात का सूत्र, ऊर्जा के क्षय के कारण तथा इन्हें कम करने को उपाय। बोर्ड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। ओके, 2019 में, 2023 में क्वेश्चन आया और इससे पहले भी, मतलब आपका कई साल, अगर 10 साल के उठाएंगे तो आपको 4 से 5 बार मिल जाएगा। ओके, तो ये देख लेते ट्रांसफार्मर क्या है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। अभी से तैयार कर लीजिए, अभी से मेहनत कर लीजिए। 83 परीक्षा में जैसे भी नंबर आया, ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, बोर्ड एग्जाम में आप तबाही मचा देंगे, तो अभी से ये तैयार कर लीजिए, हम सिलेक्टेड है। ओके, तो देख लेते हैं आपको क्या क्या सीखना है ट्रांसफार्मर के लिए। नामांकित चित्र आपको बनाना सीखना है, फिर सिद्धांत सीखना है, परिमाण अनुपात का सूत्र और ट्रांसफार्मर ऊर्जा क्षय क्यों होता है और उसे कैसे कम किया जा सकता है, ये टॉपिक करना है। पहले आपको ट्रांसफार्मर की परिभाषा की, ट्रांसफार्मर आपको क्या है ये आपको बताया जाता है। एक भाई युक्ति जो प्रत्यावर्ती विभवांतर को घटाने और बढ़ाने का काम के लिए प्रयुक्त होती है, ट्रांसफर कहलाती है। ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के होते हैं, अपचय ट्रांसफार्मर, उच्चय ट्रांसफार्मर। फिर आपको नामांकित चित्र आपको बना देना है, तो दोनों आपको चित्र बनाना पड़ेगा पेपर में। देखिए 2 प्रकार के ट्रांसफार्मर है, दोनों आपको पेपर में चित्र बनाना पड़ेगा, उच्चय ट्रांसफार्मर और अपचय ट्रांसफार्मर। ओके, ये आपका बना हुआ उच्चय ट्रांसफार्मर और ये आपका अपचय ट्रांसफार्मर दिया हुआ है इस प्रकार से। ओके, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा बार। फिर आपको सिद्धांत बताना है, सिद्धांत केवल एक लाइन में, ये क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, सिद्धांत खत्म हो जाता है। ओके, फिर इसका परिमाण अनुपात का सूत्र कैसे निकालना है, तो परिमाण सूत्र का अनुपात का सूत्र के बारे में दिया हुआ है, जैसे देख लीजिए आप। ओके, आगे देख लेते हैं, परिमाण अनुपात का सूत्र किस प्रकार से निकालना है, ये पूरा आपको इसमें बताया गया है। ये आपका परिमाण अनुपात का सूत्र आ जाता है, थोड़ा आपका ज्यादा लाता है तो आपको थोड़ा शॉर्ट में कर सकते हो। अभी तो डिटेल में थोड़ा दिया है, इसको अपने जब आप सीख जाएंगे तो आप क्या है बहुत ज्यादा शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट चौथा टॉपिक रहता है ऊर्जा क्षय के, ट्रांसफार्मर की ऊर्जा क्षय के आपको पहले कारण बताना, फिर उन्हें कम किस प्रकार से किया जाता है। तो पहले देख लेते हैं ऊर्जा क्षय किस प्रकार से होता है। 4-5 पॉइंट है जिससे ऊर्जा क्षय होता है। पहला ताम्र हानि होती है, फिर लौह हानि, फिर सैतिल हानि, फिर चुंबकीय फ्लक्स क्षरण ये होता है, फिर ये आपके दिया हुआ। साथ ही क्या है, भिन्न मिनाहट ध्वनि के कारण हानि। तो ये आपके दिए हुए पॉइंट जिनके कारण क्या है ऊर्जा क्षय होता है। तो सब पॉइंट में बताया गया है कि किस प्रकार से हानि होती है, फिर से किस प्रकार से कम किया जाता है। जैसे ताम्र हानि के बारे में दिया है, फिर बताया गया है कि इसे कम करने के लिए आवश्यकता अनुसार कुंडली में मोटे तारों का उपयोग किया जा सकता है। लौह हानि क्या होती है कि क्रोध में भवा धाराओं के कारण ऊष्मा के रूप में ऊर्जा ह्रास हो जाता है। ओके, तो ये होती है लौह हानि। लेकिन इसे अब कम किस प्रकार से किया जा सकता है, तो इसे क्षय को कम करने के लिए हमें क्या है, कोड को हमेशा पटलित बनाना चाहिए। ओके, फिर सैतिल हानि के बारे में दिया हुआ है, फिर इसे किसके बारे से कम किया जा सकता है वो बताया जाता है। तो सैतिल हानि को कम करने के लिए क्या किया जा सकता है, नर्म लोहे के क्रोड बनाए जा सकते हैं। ओके, फिर चुंबकीय फ्लक्स के दिया हुआ है, इसे कम करने के लिए क्या किया जा सकता है, इस दोष को कम करने के लिए नर्म लोहे के क्रोड का प्रयोग किया जा सकता है। ओके, तो इस प्रकार से पहले आपको जान लेना है कि पहले तो पता होनी चाहिए कौन कौन सी हानि होती है, 4 से 5 प्रकार की। फिर ओके, फिर किस प्रकार की हानि होती है, उसे कैसे कम किया जा सकता है, ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। 3 से 4 पॉइंट तो आपको तैयार होने चाहिए, कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट और लास्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एसी परिपथ के लिए एलसीआर तीनों के लिए फेजर आरेख बनाकर परिपथ की प्रतिबाधा का सूत्र स्थापित कीजिए तथा प्रत्यावर्ती विद्युत बल धारा में प्रत्येक स्थिति का संबंध स्थापित कीजिए। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, चलिए हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं। इस प्रकार से आता है, बोर्ड एग्जाम 2022 में आ चुका है, 24 में क्वेश्चन आ चुका है, देख लेते हैं। तो पेपर में किस प्रकार से एलसीआर परिपथ के बारे में आएगा, विद्युत परिपथ बनाना पड़ेगा, फेजर आरेख, परिणामी वोल्टा और प्रतिबाधा और कलांतर, ये सब टॉपिक आपको तैयार करना है। 4 से 5 टॉपिक है, सभी टॉपिक आपको तैयार होने चाहिए। ये पूरा आपको इसके बारे में डिटेल दिया हुआ है। ओके, ये आपको थोड़ा और अच्छे से समझ लीजिएगा। अब मैं इसके अलग से मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि अब इस चैप्टर तक पहुंच ही नहीं पाया, क्योंकि अब इतना सारा समय हो गया तो मैं इंपॉर्टेंट आपको बताने लगा था, क्योंकि मैं नहीं तो आपको प्रॉपर रूप से समझा देता। ओके, ये आपका दिया हुआ है। अब हमें एक एक पॉइंट में आपको बताना है। पहले मैं क्या आपको
विद्युत परिपथ चित्र बना देना है, फिर आपको परिणामी बोलता ही बतानी है। तो परिणामी बोलता किस प्रकार से निकाली गई है, प्रतिबाधा किस प्रकार से निकाली गई है, ओके ये आपको दिया हुआ है। परिणामी वोल्टेज एवं धारा के मध्य कलांतर निकालना है, तो वो आपका कलांतर किस प्रकार से निकाला गया है। इस प्रकार से दोस्तों हमारा क्या है कंप्लीट हो जाता है। तो ये आपके जो 4 नंबर वाले क्वेश्चन है, लेकिन ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 6 से 6 क्वेश्चन मैंने आपको बताया, 6 क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, 4 नंबर वाले आपके सभी बन जाएंगे, ओके। लेकिन थोड़ा ये डिफिकल्ट क्वेश्चन रहते हैं, इनमें ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ओके। 2 नंबर वाले 2 नंबर वाले क्वेश्चन तो आप 1 घंटे में पूरे कंप्लीट कर लीजिएगा। 3 नंबर वाले क्वेश्चन में देखकर तैयार कर लीजिए। 4 नंबर में थोड़ा मेहनत ज्यादा आपको करनी पड़ेगी, ओके। थोड़ा आपको डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन आपको घबराना नहीं है, ज्यादा बार प्रैक्टिस करना है, आपको तैयार हो जाएंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने क्या कंप्लीट कर लिए हैं क्लास 12 फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ओके। 2 नंबर वाले पहली वीडियो बता दी, इस वीडियो में हमने क्या 3 नंबर 4 नंबर वाले इंपॉर्टेंट कवर कर लिए। जितने आपको क्वेश्चन बताए सभी तैयार कर लीजिएगा, सभी आप किसी भी जिले के स्टूडेंट हो, हर के पेपर में आपको यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि हर प्रकार के क्वेश्चन कवर कर दिए हैं, ओके। अब रह जाते हैं आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। तो आप चाहते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर अलग से कवर करा दूं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद है वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।